जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी ए की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूरी तरह से आप लोग अच्छे से जो है रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गद्यांश दिया है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है गद्यांश में कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी की तय कह सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं की मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषण कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जाता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय वेव भरा जाता है। इसमें चिप कर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार से है जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। तो इस गद्यांश को हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें क्या लिखा है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किस प्रकार से हमारे मानव जीवन में जो है वरदान सिद्ध हुआ है, और इसको इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका रिलेटेड पहला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में के लिए है। तो युग में के लिए क्या है? तो यह जो है युग में के लिए वरदान है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होता है? तो कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होती है? तो ये क्या होता है? स्क्रीन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं उसका मॉनिटर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्क्रीन। अगला प्रश्न है कि चिप्स का आकार कितना बड़ा होता है? तो चिप्स का आकार जो है आदमी के नाखून के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा कि चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर कैसा उपकरण है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो कि आपका पद्यांश से दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए इस पद्यांश को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया है कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है? तो कवि के अनुसार जो है मनुष्य जो है वो अंधकार की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अंधेरे की ओर बढ़ रहा है, अंधर की ओर। यहाँ पे लिखा है अंधर की, लेकिन अंधकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अंधकार की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता है? तो किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता है? तो दुख के बिना जो है शरद का आनंद जो है नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला? तो किसको विष देकर मार डाला? तो गंगा नदी को, ठीक है, यानी कि गंगा को जो है विष देकर मार डाला है। जैसे आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में ही देखें, मनुष्य जो है अवशिष्ट पदार्थों को गंगा नदी के किनारे फेंक देते हैं, जो कि पूरी तरह से जो है प्रदूषित हो रहा है, और ये नहीं करना चाहिए। इसको जो है संरक्षण करनी चाहिए, बचाव करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर दिया गया है कि मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं? तो मनुष्य की गलतियों से जो है तो वो हिमखंड पिघल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हिमखंड पिघल रहे हैं, यानी कि हिमालय पठार जो है पिघल रही है। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल आपका व्याकरण से दिया गया है, जिसमें दी गई है कि 9वां नंबर सवाल ये कहता है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और ना उसके आने की संभावना होती है, वहां कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जिस क्रिया में, यानी जिस वाक्य में जो है क्रिया के साथ अगर कर्म उपस्थित होता है तो वो क्या होता है? सकर्मक होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ये क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो अकर्मक कहाँ पर है? तो यहाँ पे हो जाएगा असकर्मक। देखिए यहाँ पे है ना असकर, तो यहाँ पे
देखिए आकर्षक दिया गया है लेकिन ये आक्रामक होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कौन से वाक्य प्रेरणार्थक क्या का अर्थ है, यानी कि प्रेरणार्थक, यानी दोस्तों कौन सा ऐसा वाक्य जो प्रेरणा स्वरूप होता है, वो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन, इसको आप लोग को अच्छे से समझना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो ए नंबर दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है प्रेरणार्थक है, ठीक है, प्रेरणार्थक है, यानी कि माँ बच्चे को पानी पिलाती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि राहत ढोलक बजाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है राहल, तो राहल नहीं होगा, यहाँ पे राहुल होगा, ठीक है, राहुल जो है ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। तो क्रिया की भेद बताना है तो ये कौन सा है, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये देखिए पिछले सेशन में आपको मैंने बताया, पिछले सेट में भी इसके पूरी तरह से ब्यौरा के साथ में आपको पूरे संक्षेप में बताया कि क्यों ऐसा है, ये सकर्मक क्रिया क्यों होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से साधारण वाक्य है, ये जो है एक कर्ता जो है काम को कर रहा है, कर्ता जो है एक काम को बोधित कर रहा है, यानी ढोलक बजा रहा है कर्ता, तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल दिया है कि आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया पद क्या है, तो पतंग जो है उड़ रही है, पतंग क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रिया क्या है, क्रिया उड़ रही है, उड़ना यहाँ पे क्रिया बता रहा है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, मैं अब सह नहीं सकता वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है बच्चों, यह क्या है, मैं अब सह नहीं सकता, तो इसमें क्या है, ये भाववाच्य है, क्योंकि वो जो है अपने भाव को व्यक्त कर रहा है कि मैं अब सह नहीं सकता, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि क्रमवाच्य डैश का उपभेद है, क्रमवाच्य डैश का उपभेद है, तो क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य जो है कृत्यवाच्य का उपभेद है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, ये किस वाच्य का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी वाक्य में अगर द्वारा का प्रयोग हो, द्वारा लगा रहे, तो वह क्या होगा, वह भाववाच्य होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल दिया कि कलम नयन कौन सा समास है। देखिए कमल नयन जो है यह कौन सा समास है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको इसके तरह से बताया था ये क्यों क्या है, कर्मधारय है, क्या है, कर्मधारय है, क्योंकि यह जो है कर्म के साथ यहाँ पे बता रहा है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। अगला सवाल है द्वंद्व समास में पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं बच्चों, द्वंद्व समास में जो है यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो है प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे कनक का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौवा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर दिया है कि क्रिया विश्लेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा की, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि परिश्रम रिक्त स्थान है, उसके बाद दिया है सफलता नहीं मिलती, यानी कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है जिस वाक्य में एक समापिका कार्य क्रिया होती है उसे वाक्य कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे जो है सरल वाक्य कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको अच्छे से याद कर लें। अगला सवाल आपका बहुकल्पिक प्रश्न से यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका खंड गौ से है, जो कि पठित गद्यांश से दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पठित गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो देखिए इसको जो है इस गद्यांश को पढ़ें और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि बाल गोविंद भगत जैसी की टोपी कैसी थी, यानी कि बाल गोविंद भगत की जो टोपी है वो कैसी थी बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर पंथी जैसी थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है कबीर के बहुत बड़े जो है भक्त थे, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 23 नंबर है कि बाल गोविंद भगत या बाल गोविंद जगत, यहाँ पे जगत लिखा है लेकिन बाल गोविंद भगत होगा, यहाँ पे बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तो आंसर हो जाएगा तुलसी के जड़ों की एक बडौल माला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 24 नंबर की ओर, तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर सवाल से पहले यहाँ पे कुछ गद्यांश से पंक्ति दी गई है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह तो एक डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था यह साल भी हो सका है कि आज से 50 पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से
उमड़ती भीड़ के बीच किसी संकोच कि एक लड़की का बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। आगे इसका सवाल दिया गया कि लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया है, तो लेखिका ने कहाँ दिया है, अजमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सटीक से बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, पहले अजमेर जैसे शहर। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखिका, ठीक है, लेखिका के पिताजी के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की है, तो किसने की है, डॉक्टर साहब ने की है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पठित काव्यांश से दी गई है, जिसमें दिया क्या है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अगर रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। तो इस काव्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यह जो कविता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। इस कविता को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसके जो लेखक है, यानी कि इसके जो कवि हैं, उनके भी नाम आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए सवाल दिया गया है कि माँ ने किसे देखकर ना रिंझने का आदेश दिया है, तो किसे देखकर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, किसको रिझने के, यानी चेहरे को रिझने के लिए ना दिया है, आदेश दिया है। ठीक है, चेहरों को सजावट की ओर जो है और निर्देश नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है, तो यानी कि वस्त्रों और आभूषणों को जो है बंधन बताया गया है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चरित्रता के छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो दी गई है, जो बातें यहाँ पे बताई गई है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल दिया गया है कि भरमाया शब्द का अर्थ है। तो भरमाया शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, भरमाया का मतलब हो गया भ्रमित होना, यानी कि जो है घबरा जाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मृग तृष्णा का अर्थ है, तो मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, छलावा। ठीक है, यानी कि धोखेबाजी जैसे कह सकते हैं, यानी छलावा देना। ठीक है, ऑप्शन इसी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपका खंड गौ में दिया गया है, जो कि जो आपका पाठ्य पुस्तक से है, जिसमें दिया गया है कि उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है। तो उत्साह जो है यह क्या है, आह्वान। ठीक है, आह्वान काव्य गीत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, माँ ने जो है अंतिम पूंजी अपनी बेटी को कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बेटी को। अगला सवाल है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी है, तो मुख्य गायक की आवाज जो है चट्टान जैसी भारी है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है सूरदास की भाषा है, तो सूरदास की भाषा कैसी है बच्चों, सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, क्या होगा, ब्रज भाषा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, तो जो है काले घुंघराले बालों के समान जो है लग रहे हैं। तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है, तो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। ऑप्शन सी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर दिया गया है कि माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो है 36 नंबर जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये भोलेनाथ का पात्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर है कि लेखिका के ड्राइवर कम साइड का क्या नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा जीतन नागी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल दिया गया है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई है, तो सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा है सुभाष चंद्र। ठीक है, नेताजी का चश्मा, नेताजी कौन था, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा है, तो किसकी ओर देख रहा है बच्चों, तो वह जो है वह नवाब
की ओर देख रहा है, ठीक है, नवाब की ओर देख रहा है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था, तो उसका नाम था क्या, समुद्दीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्दीन, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन खंड क में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि एक गद्यांश से यहाँ पे शुरुआत की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल देखें, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देने हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। फुल मार्क आप लोगों को इसमें 10 मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो है ये गद्यांश जो दिया गया है, इसमें दिया गया है कि प्रकृति पर्व सहरुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। तो दोस्तों आप जो है ना इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका डायरेक्ट जो है प्रश्न उत्तर की ओर चलता हूँ। तो देखिए इसका सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि प्रकृति पर्व जो है सरहुल कब एवं किनके द्वारा जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देने हैं कि प्रकृति पर्व जो है सरहुल बसंत ऋतु में जनजातियों द्वारा जो है मनाया जाता है। तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है। तो दोस्तों इसका आंसर देना है कि सरहुल पर्व की शुरुआत जो है चैत्र माह से शुक्ल पक्ष की तृतीय से होती है और यह 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है यहाँ पे कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, और इसका PDF अगर पाना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम पर जो है जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर दिया गया है कि सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है, यानी सरहुल पर्व के जो पहले दिन होते हैं उनमें इसमें क्या क्या किया जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपको देना है कि सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़काया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति को पता होगा कि सरहुल जो पर्व होते हैं उनके पहले दिन क्या होता है कि मछली के जो अभिषेक किया हुआ जल होता है उसके जो है घर के चारों ओर जो है उसको जो है छिड़काया जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा। आगे देखिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि पाहन क्या करते हैं। तो देखिए पाहन जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो पंडित होते हैं जो पूजा करवाते हैं ना उसी को पाहन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जो है भाषा के अनुरूप आपको यहाँ पे उत्तर देना है कि गांव के पुजारी को पाहन कहा जाता है जो पूजा कराते हैं। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है। तो सरहुल के पर्व में जो है पूजा स्थल पर जो है सरई फूलों की जो है पूजा की जाती है। तो आपको भाषा के अनुरूप लिख देना है कि पूजा स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर दिया गया है कि लेटे कैसे बनता है। तो देखिए लेटे जो है ना ये कैसे बनाया था, ये जो है एक तरफ से इसको प्रसाद कहा जाता है। तो देखिए इसको उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं कि पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर दिया है कि सरहुल फूलों का विसर्जन जो है किस स्थान पर किया जाता है, कब किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर देने हैं कि चौथे दिन गिड़वा नामक, ठीक है, गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको जो है आप कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। तो देखिए यहाँ पे जो है खंड ख से है, जो कि पाठ्यक्रम से जो है यानी पाठ्य पुस्तक से जो है ली गई है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे दी गई, ठीक है। और जिसमें कि 7 प्रश्नों में से जो है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को ही उत्तर देने हैं, जिसमें कि आपको जो है शब्द सीमा यहाँ पे 150 की दी गई है। और प्रत्येक सवाल जो है ना, प्रत्येक सवाल जो है आप लोगों का जो है 3 अंक मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें कि आपको जो है लघु उत्तरीय में सिर्फ 15 मार्क जो है खंड ख में आपको फुल मार्क देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर देने हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है VVI, और मैंने पहले भी बताया था कि संगतकार वाला जो है ना, ये वाला जो है क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न यहाँ पे है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत की अलावा किन किन क्षेत्रों में जो है दिखाई देते हैं।
तो उत्तर देने हैं कि संगीतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे कि पहला देना है कि सह नृतक यानी कि डांसर के रूप में, जो कि मुख्य नृतक या डांसर के साथ जो है देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डांसर का जो हेल्पर होता है ना उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है पॉइंट आपको देना है कि भवन निर्माण क्षेत्र में यानी कि मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं उसमें भी जो है संगीतकार जैसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तीसरा पॉइंट देना है कि सिनेमा के क्षेत्र में यानी कि फिल्म में अनेक सह कलाकार डुप्लीकेट व स्टेटमैन होते हैं। तो इस तरीके से जो आपको जो है यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दर्शा देने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी VBI है और मैंने पहले ही बताया था कि जॉर्ज पंचम वाला जो है कहानी से जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए, ठीक है, पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देने हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए हैं। तो पहला बताना है कि मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफ़ी तलाश की जिस पत्थर से जॉर्ज पंचम की नाक जो है बनाई गई थी, उसमें वे असफल रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देना है कि उसने देश के नेताओं की मूर्तियों के नाक हटाकर जॉर्ज की मूर्ति का नाक लगाने का असफल प्रयास किया। उन नेताओं की नाक उससे बड़ी थी। अगला देना है कि 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक लगाने का प्रयास किया, पर उनकी नाकें भी बड़ी पड़ी और अंत में उसने जिंदा आदमी की नाक लगाने का यत्न किया और वह उसमें सफल हो गया। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर बता देने हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक जो है को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने किस प्रकार से जो है यत्न किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अट नहीं रही कविता से यहाँ पे दी गई है। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अट नहीं रही है कविता में कवि ने जो है प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो उत्तर देने हैं कि कवि ने प्रकृति की सुंदरता का व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसने हर जगह जो है झलकता हुआ दिखाया गया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य से नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हो का आशा है कि कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं, शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसकी विस्तृत अर्थ है। वह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख ना हटा पाना भी इसके विस्तार की एक झलक देता है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर यानी उत्तर जो है लिख देने हैं। इसको आप कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है कि फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशा है, यानी कि इसका क्या तात्पर्य है, अर्थ क्या है। तो चलिए इसका क्वेश्चन इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। देखिए इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखिए आंसर आपको यहाँ पे देने हैं कि यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का आशय है। फादर कामिल बुल्के का जन्म बहुत पवित्र था। वह कभी काम क्रोध आदि वासनाओं के लिए नहीं जिए, वे मानव प्रेम और करुणा के लिए जिए और उनका जीवन तपस्या पूर्ण था। तो इस प्रकार से दोस्तों फादर बुल्के का जो जीवन है वो आग के जो है समीप जो है आग के समान जो उसे माना गया है। आग के समान यानी कि यज्ञ के समान जो है पवित्र जो है यहाँ पे माना गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको आंसर देने हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा गया है कि पान वाले का लेखा चित्र, यानी कह सकते हैं कि पान वाले का जो है रेखा चित्र जो है प्रस्तुत करें। यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कैप्टन वाला कहानी, ठीक है, नेताजी का चश्मा वाला। तो उसमें जो है पान वाला जो है ना, जो एकदम पूरी तरह मोटा उटा था और उसी को जो है एकदम रेखा चित्र आपको बताना है, उसके बारे में आपको समझाना है कि वो किस तरीके से था और उसका व्यवहार क्या था। तो उत्तर आपको देने हैं कि पान वाला साक्षात जो है पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, उसके मुंह में भी पान जो है ठुसा हुआ था। याद रखना है, उसको आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। उसको यहाँ पे आपको देने हैं कि उसकी दुकान में ही नहीं,
उसके मुंह में भी पान ठूसा था। पान के कारण, यहाँ पे आपको देना है कि पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उसके कोई पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव में वह बहुत ही रसिया, हंसमुखी और मजाकिया था। वह शरीर से मोटा था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि वह शरीर से भी मोटा था। उसकी त्वंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी त्वंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाला लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद थे और उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पुट बना रहता था। तो इस प्रकार से दोस्तों पान वाला का जो है रेखाचित्र प्रस्तुत कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया गया है कि चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे। तो आपको उत्तर देने हैं कि चश्मे वाला घूम घूम कर जो है चश्मा बेचता है। उसके हाथ में एक संदूक सी रहती है, यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सी, संदूक सी रहती है। और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिस पर विभिन्न प्रकार की तस्वीर लटके रहते हैं। हलदार साहब भी चश्मे वाले को देखकर ही उसकी वास्तविकता की जानकारी से काफ़ी भयभीत हो गए थे, क्योंकि वह उनकी स्वर्ण भक्ति या स्वयं भक्ति कह सकते हैं, यहाँ पे स्वयं होगा, स्वयं भक्ति, देशभक्ति और सकारात्मक भावनाओं को देखकर दंग रह गए। लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहकर पुकारते थे। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता था। अतः हुआ ऐसा कि, यहाँ पे हुआ नहीं हुआ, अतः उस पर जो है चश्मा लगा देता था। वह सेनानी ना थे, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। लोग उसे मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे, इसलिए चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको उत्तर लिख देने, इस प्रकार से जो है आपको उत्तर बता देने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खंड गौ से दिया गया, जो कि रचना व्याकरण से ली गई है। तो जिसमें यहाँ की 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर शब्दों में जो है, यानी कि आपको यहाँ पे 150 शब्दों में होगा, यहाँ पे 250 शब्दों में होगा। ठीक है, 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए, जिसमें कि एक जो आगे लिखेंगे तो उसमें आपको 5 नंबर जो है मिलने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला दिया है कि हमारा झारखंड, उसके बाद है समय अमूल्य धन्य है, उसके बाद खेल कूद का महत्व। तो इस तीनों में से जो है किसी एक पर जो है आपको निबंध लिखना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिखाया हमारा झारखंड पर। ठीक है, तो इसको आप लोग भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका तीनों में से कोई एक आपको देना है जो आपको आसान लगे। और यहाँ पे मैंने हमारे झारखंड को अच्छे से मैंने आपको प्रस्तुत करके बताया है, इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हमारा झारखंड का, सबसे पहले लिखेंगे आपको परिचय बताना है। ठीक है, परिचय में क्या लिखना है कि हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झार झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। जहाँ झार झंखार और खनिज फैला हो उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झंखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। तो इस तरह से जो है झारखंड राज्य का परिचय देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे झारखंड की सीमा के बारे में बताना है। ठीक है, यानी उसकी जो है कहाँ कहाँ तक सीमा है। तो दोस्तों आपको सीमा यहाँ पे लिखने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे देना है कि झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, उसके दक्षिण में जो है उड़ीसा राज्य है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल और इसके पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। तो ये आपका सीमा इस प्रकार से देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे निवासी के बारे में बता देना है कि झारखंड में जो है कौन कौन से निवासी होते हैं और यहाँ पे क्या कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है निवासी। ठीक है, बोल्ड अक्षर में लिख देना है। उसको थोड़ा सा आप मोटा कर दीजिएगा जब भी आप कॉपी में लिखेंगे, आप जो है एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, जो भी आप पॉइंट को दर्शाओगे आप उसको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यानी कि उसको जो है बोल्ड अक्षर में लिख देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको देना है कि झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची एक बहुत बड़ा शहर है। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर हैं। झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ उराव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जातियां रहती है। यहाँ संथाली, मुंडारी, हो, बंगला एवं हिंदी भाषाएं जो हैं बोली जाती है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साधन के बारे में बताना है कि झारखंड राज्य में क्या क्या साधन है, कहाँ कहाँ पर्यटक स्थल है, उसको भी आपको बोल्ड करके लिखना है कि झारखंड राज्य की ज़मीन पठारी और पथरीली है। यह एक पुराना पठार है, यहाँ पर खेतों के लायक ज़मीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूं की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य या झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में ही पाया जाता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ की प्रमुख खनिज है। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हुए हैं। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी हैं। देवघर, बासुकीनाथ, अंजान धाम, चुटिया का मंदिर, बोड़ैया का वैष्णव मंदिर, रजप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, रामरेखा धाम, सिमगड़ा आदि जो है यहाँ पे प्रमुख धर्म स्थल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा झारखंड राज्य पर जो है निबंध को आप लोगों को प्रस्तुत करना है, आपको लिख देने हैं। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आगे आपको यहाँ पे देना है कि जो है हमने जैसे बताया कि प्रमुख स्थल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि लिखा है कि सिमडेगा आदि के जो है प्रमुख स्थल जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि हुंडरू और दसम के जल प्रपात देखने का योग है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है निबंध लिख देने हैं, प्रस्तुत करने हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका जो है 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया से बचाव हेतु अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को एक अनुरोध पत्र लिखें। तो दोस्तों 16 नंबर में जो है ना 2 क्वेश्चन आपको जो है दिया जाएगा। एक एप्लीकेशन होगा और एक जो है आपका लेटर होगा, और दोनों में से किसी एक को ही जवाब देना है। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को आपको बताया है, तो दोनों को आप लोगों को समझ लेना है, अच्छे से आपको याद रख लेना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया गया है कि स्वास्थ्य जिला पदाधिकारी को यानी कि जिला अधिकारी को जो है एक अनुरोध पत्र लिख देना है, आवेदन करना है कि मलेरिया के बचाव हेतु जो है आपको उसमें संकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी आप लेटर लिखोगे तो सबसे पहले जैसे कि एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसको सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन में सेवा में, जैसे कि उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी है तो उसके बाद लिख देंगे स्वास्थ्य अधिकारी। आप कौन से शहर वाले को लिख रहे हैं, तो जैसे मैं गोड्डा से हूँ तो यहाँ पे लिखा हूँ गोड्डा नगर निगम गोड्डा, ठीक है। उसके बाद विषय में देना है कि मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, क्योंकि मलेरिया जो है वो किससे फैलता है, तो मच्छरों से। तो आपको यहाँ पे विषय में देना है मच्छरों का बढ़ता प्रकोप। आगे आपको देना है महाशय, इस पत्र के माध्यम से मैं अपने मोहल्ले की गंदी नालियों से जो है उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर पहले ही लिख देना महाशय के बाद, इस पत्र के माध्यम से मैं अपने मोहल्ले की गंदी नालियों से उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बरसात तो बरसात ही है, अन्य मौसम में भी इन घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियां गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ ही मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। उसके बाद आगे लिख देना है कि आपका विश्वास भाजन, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है तो आपको जो है अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से क्षेत्र से हैं, आपको क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से जो है आपका जो है एप्लीकेशन यानी कि आपका जो आवेदन पत्र है यानी अनुरोध पत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है इसी अथवा में दिया गया है, जो कि आपको मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक का ही आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को यहाँ पे संकलन किया हुआ बताया हुआ है। तो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें, ठीक है। अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखते हुए जो है आपको बताना है, उसको जो है समझाना है कि अभी का जो समय है वो काफ़ी उपयोगी है, इसको जो है दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें और अच्छे से आप जो है परिश्रम करें, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। तो चलिए उसको हम कैसे यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, तो ध्यान देंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रिय कविराज, जैसे कि मैंने अपने नाम लिखा है तो आप अपने जो है यहाँ पे छोटा भाई का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा है प्रिय कविराज शुभशीष,
ठीक है, शुभाशीष। उसके बाद शुभाशीष का मतलब हो गया कि मतलब आशीर्वाद पूर्ण। उसके बाद आगे लिख देना है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि कल ही तुम्हारा मित्र प्रमोद मुझसे मिला था, उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो तथा पढ़ाई में जो है, आगे लिख देना है, तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रहे हो। अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षाफल के द्वारा ही तुम्हें अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है वह भाग्यवान बनता चला जाता है। जो अनवरत, यानी अनवरत मतलब कहता है अनगिनत परिश्रम करता है, वही उन्नति की सीढ़ियों पर नियंत्रण चला जाता है। ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थी के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है। आगे लिख देना है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि आशा है कि इन बातों को ध्यान में रखोगे। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, शुभकामनाओं के साथ। उसके बाद आपको जो है शुभकामनाओं के साथ जस्ट नीचे लिखेंगे, अपना जो है पता वहाँ पे लिखोगे। उसके बाद इधर कोने में लिख देंगे तुम्हारा बड़ा भाई। उसके बाद आपका जो नाम है ना, यहाँ पे अपना नाम जो है लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप यहाँ पे या इस जगह लिखिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग इसी भाषा के अनुरूप भी आप लिख पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको बताना है। मैंने एक क्वेश्चन को बताया हुआ है, जैसे कि आप 17 नंबर दिया गया है कि प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु जो है लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक जो है विज्ञापन तैयार करना है, यानी कि आपको जो है प्रचार के लिए एक विज्ञापन बनाना है, हैंडबिल बनाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अथवा में भी दिया हुआ है कि इसके पुराने मकान को, ठीक है, अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख लगभग 50 शब्दों में तैयार करें। तो इसमें जो है आपको जो है 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा आप बनाओगे तो 40 मार्क्स आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में दिया जाएगा और 40 में 40 इस तरह से आप उठा लोगे। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया हर्बल वाला, तो हर्बल वाला छोड़ के मैं अपना वाला जो है अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञान का जो है विज्ञापन का उल्लेख करूँगा, यानी कि एक जो है हैंडबिल बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको उत्तर देने हैं, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं कि इस तरह से मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। ठीक है, मोटे अक्षर में आपको देना है क्योंकि यही आपका जो है हेडलाइन है, आपका ये हेडलाइन बन जाएगा, मानव बिक्री के उपलब्ध, ठीक है, के लिए उपलब्ध है। उसके बाद आपको देना है कि गोड्डा शहर के पोस्ट ऑफिस रोड में मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना शहर का नाम लिखा है, तो आप अपने शहर का नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे लिख देना है कि यह मकान 2 मंजिला और 12 कमरे वाला है। आप यहाँ पे अपने मन से कोई भी दर्शा सकते हैं और इस मकान के 2 तरफ जो है 8 मीटर चौड़ी सड़क है। स्कूल, बाजार, मॉल, पार्क आदि मकान के निकट है, तो संपर्क करें। तो यहाँ पे आपको देना है, आप जो है कोई भी नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद समय आप दर्शा दीजिएगा कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आप याद रखेंगे, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो आप ये वाला जो मैंने बॉर्डर लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, तो आप इसको भी आप बॉर्डर लाइन जो है एग्जाम में जो है आप लिख दीजिएगा। तो ये क्या होगा, काफ़ी आकर्षक हो जाएगा और इसमें जो है आपको जो है एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो है आप लोगों को 17 का 17 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने बताया है और अथवा वाला भी मैंने अधिकतर क्वेश्चन बता दिया है और इसको आप लोग जो है ना अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अगर आप 100% इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड की परीक्षा में मैं कहूँगा गारंटी के साथ कि आप जो है अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी टच होंगे और इस बार आने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए, मैं टेलीग्राम पर जो है उपलब्ध करा दूंगा। नहीं तो आप जैसे कमेंट करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा कि कहां से आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे पूरा आंसर के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।